हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ भारत का भौतिक विभाजन भाग 2। इसके अंतर्गत हम उत्तर के विशाल मैदान, आपका प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूहों का अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं। आइए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, इसको उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों द्वारा बना हुआ है। पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियों से ये मैदान प्रवाहित है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में, इसकी सहायक नदियों में कौन सी आएगी उत्तर से दक्षिण के रूप में? देखिएगा आप, जे सी राइडर, वीरेंद्र सहवाग। ये 2 क्रिकेट के प्लेयर हैं जिनके नाम से हम इनका उत्तर से दक्षिण के रूप में क्रम देखते हैं। जे सी राइडर, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, एस से सतलज। ये 5 सहायक नदियां हैं इसकी, और इसीलिए इस क्षेत्र को हम पंजाब के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र। आब यानी होता है जैसे 2 आब, 2 नदियों के बीच की भूमि। ऐसे ही पंजाब, पंजाब भी किससे बना है? पंचधन आब। पंजाब भी, पंजाब बना है जो किससे बना है? पंचधन आब। पंच यानी 5 और आब यानी नदियों के बीच की प्रवाहित भूमि। ऐसी भूमि जो 2 नदियों के बीच में स्थित हो। तो वो 5 नदियां कौन सी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं? वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनके प्रवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो पहला सिंधु नदी तंत्र। दूसरा जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित तंत्र, ये क्या कहलाता है? आपका दूसरा पार्ट है ये उत्तर के विशाल मैदान का। और तीसरा है जो आपका ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र। देखिए, तो तीसरा नदी तंत्र किसका है? ब्रह्मपुत्र रिवर का है। दूसरा नदी तंत्र गंगा रिवर का है, गंगा और इसकी सहायक नदियों का। मुख्य रूप से यह मैदान है वह जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़, एलोवियल सॉइल से। किससे बना है? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या है? नदियां अपने जल के साथ कुछ गाद, मिट्टी, कूड़ा करकट, कंकर, पत्थर, उपजाऊ मिट्टी का पार्ट्स, बजरी, इस टाइप की चीज़ें जो अपने साथ ओढ़ के लाती हैं, दैट इज कॉल्ड जलोढ़। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें एग्रीकल्चर के हिसाब से सबसे ज़्यादा फर्टाइल आपकी ये मिट्टी है। तो उत्तर का विशाल मैदान किस मिट्टी से बना है? आपकी जलोढ़ मिट्टी से, या इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। जो हमारी उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है या हिमालय पर्वत क्षेत्र है उसके बराबर ही लगभग 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। और विड्थ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाती है। लगभग आपका 320 से लेके 240 के आसपास, कुछ कुछ क्षेत्रों में कम भी हो जाती है। तो यहाँ पे लगभग 320 किलोमीटर तक। और आपके ब्रह्मपुत्र मैदान में आपका कितना हो जाता है? लगभग लगभग 240 के आसपास इसकी विड्थ होती है किलोमीटर तक। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल देखें इस पूरे का, उत्तर के विशाल मैदान का, तो क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, इस मैदान की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है? उपजाऊ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी है। दूसरी, पानी की पर्याप्तता है, यानी इस पूरे उत्तर के विशाल मैदान में अच्छी वर्षा होती है और नदियों द्वारा भी अपने साथ पानी पर्याप्त बहा के लाया जाता है, जिससे नहरों के माध्यम से पर्याप्त पानी अवेलेबल पूरे क्षेत्र में। और तीसरा है अनुकूल जलवायु। ये तीनों कंडीशन होने की वजह से यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। कृषि की दृष्टि से सबसे मोस्ट यूजफुल एरिया है ये। यानी ये पूरा एशिया क्या वर्ल्ड के अधिकतर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरियाज में से है।
इसके अलावा दूसरा क्या है, चूंकि जनसंख्या इसमें कृषि के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, पानी की पूरी पर्याप्त उपलब्धता है, मिट्टी भी अच्छी है, अनुकूल जलवायु है, इस वजह से जनसंख्या क्या मिलती है, सघन बसी हुई मिलती है। जनसंख्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये सघन रूप से बसी हुई है इस क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए भूआकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है आपका बांगड़ बांगर, और चौथा है आपका खादर। अब देखिए जब भी कोई रिवर जब हिमालय पर्वत से निकलती है तो जब यह हिमालय पर्वत से निकलते समय तो शिवालिक की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो लगभग 8 से 16 मीटर की पट्टी, 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी होती है जिसमें नदियां अपने साथ ऊपर से जो छोटे छोटे कंकरों का गुटकाएं जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे गुटकाओं का क्या करती है, निक्षेपण करती है। छोटी छोटी गुटकाएं यानी छोटे छोटे पत्थरों के रूप में हल्के ऐसी पत्थरों का यहाँ पे निक्षेपण कर देती है यानी जमा देती है। इस समय नदी बहती तो है लेकिन इन गुटकाओं के नीचे से प्रवाहित होती है, यानी नदी का जो प्रवाह है इन गुटकाओं के नीचे से प्रवाहित होता है। ऊपर से देखने पे आपको नदी प्रवाहित होती हुई नहीं दिखाई देती है। ये कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर की लंबी पट्टी होती है। इसको भाबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक तो शिवालिक रेंज में पहली चीज, इसकी दूसरी चीज 8 से 16 किलोमीटर लंबी पट्टी है, गुटकाओं का निक्षेपण होता है, गुटकाओं का निक्षेपण, और यहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है, नदी विलुप्त हो जाती है यानी दिखाई नहीं देती। प्रवाहित तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अच्छा, इस जो ये आपका भाबर क्षेत्र है, भाबर के बाद नीचे का जो हिस्सा है तलहटी वाला, ये तराई कहलाता है। वापस से तराई देखिए, तराई के अंतर्गत क्या होता है, जो नदियां भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई थी वो पुनः दिखाई देने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती हैं। दूसरी बात क्या है, यह जैव विविधता से संपूर्ण है क्षेत्र। जैव विविधता की दृष्टि से तराई क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नम क्षेत्र है प्लस दलदली क्षेत्र तराई वाला। तो दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया इसके अंतर्गत, आपका तराई। तो ये दोनों आपको आने चाहिए। अब आया बांगर और खादर। अब देखिए जब नदी प्रवाहित होती है सामान्यतः उसका ये प्रवाह क्षेत्र होता है। अब ये होता है जैसे मानो ग्रीष्म ऋतु में, समर के टाइम पे यानी ग्रीष्म ऋतु में ये प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है इसका प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। का पानी का क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा प्रवाहित अधिक बढ़ जाता है। यानी जिसको अब मैं डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में भी क्या होता है, पानी का प्रवाह हो जाता है और नदी की धारा है जो थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब देखिएगा, लेकिन जैसे ही फिर से गर्मी की ऋतु आती है पानी वापस से अपने पुराने स्थान में बहने लगता है, इस वाले क्षेत्र में बहने लगता है। तो ये जो हर साल नदी अपने साथ जिस इस क्षेत्र में लाती है, तो एक तो नवीन जलोढ़ होता है, यहाँ पे नवीन मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ होता है। इसमें आपका खादर में दूसरी चीज क्या होती है, सूक्ष्म कण होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ है, सूक्ष्म कण है। अब क्या होता है कि जैसे बांगर किसे कहते हैं वो चीज समझिए कि 8 या 10 साल में एक बार क्या होती है, बारिश में अत्यधिक क्षेत्र में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने पे क्या होता है कि बहुत सारे इलाके में पानी फैल जाता है। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चूनेदार कंकड़ मौजूद हो जाते हैं। और चूंकि हर साल बाढ़ नहीं आती है इसलिए
यह पुराना जलोढ़ कहलाता है। बांगर वैसे बूढ़ा, तो आप देखिएगा बूढ़ा जलोढ़, बूढ़ा यानी पुराना, पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। इसके अंतर्गत दूसरी चीज क्या होती है? कंकड़ मौजूद होते हैं, मोटे मोटे कण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज्यादा मोटे कंकड़ बताए हैं, जबकि खादर में नवीन जलोढ़ होता है और सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। तीसरा जो अंतर है, यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। नवीन जलोढ़ होगा वह अत्यधिक उपजाऊ भी होगा। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? अत्यधिक उपजाऊ होता है। कौन सा? खादर। जबकि बांगर होता है, बूढ़ा होता है, पुराना होता है, तो इसमें उपजाऊपन कम होता है। तो ये 4 विशेषताएं हो गई। भू आकृतिक दृष्टि से उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। भाबर सबसे ऊपर होता है, शिवालिक रेंज में 8 से 16 किलोमीटर लंबी पट्टिकाएं होती हैं, जिसमें गुटकाओं को ये नदियां अपने साथ बहा के लाती है, जिनका जमाव कर देती है। इसमें नदी प्रवाहित तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो जाती है। जिस क्षेत्र में यह नदी पुनः दिखाई देती है उस क्षेत्र को तराई बोलते हैं। यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तराई वाला नम और दलदली क्षेत्र होता है। बांगर बूढ़ा जलोढ़ या पुराना जलोढ़ कहलाता है, इसमें कंकर पाए जाते हैं, यह कम उपजाऊ होता है। खादर हर वर्ष जिस क्षेत्र में जो नदी है वह नवीन मिट्टी लाके बिछाती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? नवीन जलोढ़ या खादर बोलते हैं। इसमें सूक्ष्म कण होते हैं और यह अधिक उपजाऊ होता है कंपेयर बांगर के। देखिए अब हम तीसरा लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत हम इसकी विशेषता देखें। पहली बात तो मेज के समान आकृति वाला पठार है, यानी ऊपर से इसका चपटा हिस्सा रहता है। जैसे पर्वत का कैसा रहता है? ऊपर से पतला हिस्सा रहता है, लेकिन इसका क्या रहता है? चपटा मेज के समान आकृति वाला है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए अधिकतर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी ना के बराबर पाए जाते हैं। स्टेबल हिस्सा है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है यह क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम इसका विस्तार देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई देखा जाए तो ये लगभग 600 मीटर से 900 मीटर तक है। इसका विस्तार देखें हम, इसका विस्तार पश्चिम में देखा जाए तो इसका गिर पर पहाड़ियाँ हैं, ये गिर श्रेणियाँ हैं। ये इसका पश्चिमी विस्तार यहाँ से चालू होता है, अरावली पर्वतमाला होता हुआ दिल्ली कटक तक, और इसका पूर्व में जो विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है, और दक्षिण में ये कार्डोमम हिल्स, ये राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। बाकी ये इसका एक और विस्तार है जो उत्तरी पूर्व में, ये शिलोंग और ये यहाँ तक पूरा का पूरा कार्बी एंगलोंग का पठार तक इसका विस्तार है। ये मालदा भ्रंश से अलग हो जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे भी इसका एक पार्ट है। सबसे पहले हम मध्य उच्च भूमि को लेते हैं। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे गिर रेंज है, ये देखिए ये पूरा का पूरा गिर रेंज है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज ये पूरा का पूरा दिल्ली तक चली जाती है आगे तक। इसके अलावा इसके अंतर्गत मालवा का पठार आता है, आपका सतपुड़ा रेंज आता है, विंध्याचल रेंज आता है, ये विंध्य रेंज आ गया। बुंदेलखंड इसी का पार्ट है मध्य उच्च भूमि का। इसके अलावा आपका ये मैकाल रेंज इसी की अंतर्गत आता है। बघेलखंड, कैमूर रेंज, हजारीबाग का प्लेटू ये इसी का पार्ट है। देखिए रांची प्लेटू, राजगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल, इसके अलावा राजमहल हिल्स, मैंने अभी बताया राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सारा का सारा, छोटा नागपुर का पठार, ये सारा का सारा मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से हैं? ये कहाँ से चालू होता है? गिर रेंज से चालू हो जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला के अंतर्गत। फिर इसका अरावली पर्वतमाला, इसका एक विस्तार है। मालवा का प्लेटू ये मध्य उच्च भूमि का पार्ट है। आपका बुंदेलखंड, आपका विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, इसके अलावा आपका यहाँ पे कैमूर रेंज, आपका बघेलखंड, आपका मैकाल रेंज, आपका हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, रांची प्लेटू, रामगढ़ हिल्स और राजमहल की
पहाड़ियाँ, यहाँ तक इसका मध्य उच्च भूमि का क्या है, विस्तार है। इसके बाद में हम देखें तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत मालदा भ्रंश आता है। ये यहाँ पे मालदा जगह है, देखिए यहाँ पे ये मालदा भ्रंश के बाद ये एक गहरे गर्त के रूप में ये बट गया। ये यहाँ पे एक गहरा खाई नुमा संरचना पैदा हुई प्राचीन काल में, और उसको बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से पाट दिया गया वर्तमान में। तो यहाँ पे मालदा जगह है, इसको मालदा भ्रंश बोलते हैं। तो मालदा भ्रंश से इसका विभाजन हो जाता है, और उत्तर पूर्व में उत्तरी पूर्वी भाग है वो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के रूप में जाना जाता है। ये कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोला जाता है यहाँ पे शिलोंग में, और इसको मेघालय का पठार भी बोला जाता है, और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो पूर्वी विस्तार है वो मेघालय और मेघालय के आसपास वाले क्षेत्र में देखा जाता है। देखिए कौन कौन सी मैंने आपको बताई अभी। पहला है यहाँ पे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पे गारो, खासी, जैंतियाँ, अलग अलग जनजाति रहती हैं, गारो, खासी और जैंतिया ये अलग अलग। देखिए ये रही गारो, खासी, जैंतिया हिल्स है इसके अंतर्गत। ये शिलोंग के यहाँ पे मेघालय का पठार है, यही कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मध्य उच्च भूमि कुछ रिवर्स द्वारा भी प्रवाहित है, जिसमें कौन सी है, चंबल, चंबल यहीं से निकलती है, काली सिंध यहीं से निकलती है आपकी। इसके अलावा सिंध, बेतवा, सोन रिवर भी इसी क्षेत्र से निकलती है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जो इस क्षेत्र में से ही निकलती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण इलाका है, और खनिजों की दृष्टि से ये इलाका बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। खासकर आपका छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, ये वाला इलाका, हजारीबाग प्लेटू अपने आप में खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न इलाका माना जाता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे भाग के बारे में देखते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का विस्तार मुख्य रूप से यह कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये देखिए आप जगह पूरा त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है दक्कन का पठार। यह इस तरीके से है, यहाँ पे ये फिर इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है और इस तरीके से फैला हुआ है। देखिए इसके विस्तार में हम देखें ऊपर की साइड, तो यहाँ पे सतपुरा रेंज है पहली, महादेव रेंज है, मैकाल रेंज है। यह दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा है और पूर्व की ओर इसका ढलान है। इसका पता कैसे चलता है कि इसकी जितनी भी दक्कन के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये गोदावरी रिवर है, ये निकलती कहाँ से है, आपका पश्चिमी हिस्से से निकलती है दक्कन के पठार से, और पूर्व में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिलती है। ऐसे ही आपकी कृष्णा रिवर है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है, ये दोनों मिलती हुई और फिर बाद में किसमें, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। कावेरी रिवर भी देखेंगे तो कावेरी रिवर भी इसी तरीके से पश्चिमी हिस्से से निकलती है और आपके पूर्वी हिस्से की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी भी ऊपर से उत्तर में इसी तरीके से ऊपर से इसके हिस्से से निकलती है और पूर्वी हिस्से में जाके मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो दक्कन के पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है और पश्चिमी इलाका इसका कैसा है, ज़्यादा ऊंचा है। देखिए दक्कन पठार के जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें वेस्टर्न घाट है और पूर्वी हिस्से पर इसको हम बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। दूसरी एक विशेषता क्या है, ईस्टर्न घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 से 700 मीटर तक है। 600 से 700 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट है इसकी पूर्वी घाट की। जबकि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 900 से लेके 1600 मीटर तक है पश्चिमी घाट की ऊंचाई। एक और विशेषता, पश्चिमी घाट लगातार सतत है, यानी ये बिल्कुल सतत श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल इसमें कोई अधिकतर कट फट नहीं मिलता है,
इसीलिए इसको पार करने के लिए कुछ दर्रे हैं, जिसमें थाल घाट, यहाँ पे भोर घाट और पाल घाट, दक्षिण में पाल घाट हैं। 3 दर्रे हैं, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, भोर घाट और पाल घाट, पाल घाट। तो इस पश्चिमी जो घाट में 3 दर्रे हैं, जिनको हम थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पूर्वी आपका ये ईस्टर्न घाट है, ये सतत नहीं है, यानी इसके अंतर्गत कटे फटे मिलते हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ पे ये सतत है, फिर बाद में यहाँ पे सतत है, बीच में खाली गैप है, इसके बाद में यहाँ तक सतत मिलती है, फिर यहाँ पे कृष्णा रिवर के डेल्टा के यहाँ पे खाली है, फिर इसके बाद में सततता दिखाई देती है, और फिर बाद में महानदी और इससे ऊपर फिर कुछ रेंज मिलता है। तो बीच बीच में कटा फटा है। इसकी हाइट पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। देखिए इसकी सबसे ऊंची यहाँ पे चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई के अंतर्गत अनाईमुड़ी है सबसे ऊंची चोटी, और उसके बाद है दो दा बेटा, दो दा बेटा, जो देखिए ये नीलगिरी हिल है, और यहाँ पे ये दो दा बेटा है। इसकी हाइट लगभग आपकी जो 2633 किलोमीटर के आसपास है, 2633 मीटर, सॉरी 2633 मीटर के आसपास है। जबकि जहाँ पे जो कार्डोमम हिल है, कार्डोमम हिल्स को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची की, कार्डोमम को हिंदी में क्या बोला जाता है? इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है। इस भारत के अंतर्गत सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, इससे दक्षिणतम है, यानी इसके बाद कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं कार्डोमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ, और इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है दक्कन के पठार की, या आपके प्रायद्वीपीय पठार की, जिसको हम अनाईमुड़ी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो लगभग 2700 के आसपास है, यानी 2695 मीटर के आसपास है इसकी हाइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में स्थित है, और इसकी हाइट है लगभग 1500 के आसपास, 1500 मीटर के आसपास है। तो इसकी हाइट ऊपर की साइड मुड़ती जाती है, बढ़ती जाती है पूर्वी घाट की, और पश्चिमी घाट में दक्षिण की ओर क्या है, इसकी हाइट बढ़ती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे जाके मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पे है? मिलन क्षेत्र, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ पे? ये सेंटर में है। इसके अंतर्गत दक्कन के पठार में देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्लेटू कौन से हैं? देखिए तेलंगाना प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू है, ये कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे दंडकारण्य है आपका, इसके अलावा अजंता रेंज है आपका, सतमाला रेंज है, फिर आपका बालघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है यहाँ पे। इसके अलावा दक्कन में पालकोंडा रेंज है आपका, नल्लामाला हिल्स है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जावाड़ी हिल्स है आपका, यहाँ पे सेवराय हिल्स है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई हिल्स है, यहाँ नाईमुड़ी है, और कार्डोमम हिल्स है। अन्नामलाई हिल्स के अंतर्गत अनाईमुड़ी है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, दक्कन के पठार की। जबकि कार्डोमम हिल्स सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और दोनों जो घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। दक्कन के पठार की एक और विशेषता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? ये ज्वालामुखी से उत्पन्न काली मिट्टी है जिससे ये दक्कन का पठार बना हुआ है। ये मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी है। कपास की खेती इसी वजह से अधिकतर आपके दक्कन के पठार वाले इलाके में ही की जाती है।
देखिए इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान में फैला हुआ यह है। यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 20 आपका सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है। अधिकतर मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आपका खेजड़ी, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, बबूल, नागफनी, इस टाइप के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी है वो लूनी रिवर है, जो कहाँ पे जाके मिलती है, कच्छ के रण में जाके मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार इस टाइप से। इनको क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। इनको बरखान कहा जाता है, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को। इसके अलावा लहरदार टीले भी होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका स्टार बोलिक भी होता है। इसके अलावा जो आपके लहरदार टीले भी होते हैं, इसको स्थानीय भाषा में थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पानी की कम उपलब्धता है और रेत बहुत अधिक है। रेत का हस्तांतरण बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीष्म काल में लू, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी गर्म हवाएं हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से लगभग बाड़मेर से और पूरा पंजाब के आसपास तक के वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ विस्तारित है। इसमें अधिकतर जो नदियां हैं वो लूनी को छोड़कर अधिकतर अंतः प्रवाही नदियां हैं, यानी यही इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और आसपास के क्षेत्र में ही झीलों में या प्लाया झीलों में ही विलुप्त हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तटीय मैदान की। देखिए तटीय मैदान मुख्य रूप से अरब पश्चिम दो भागों में बटा हुआ है। ये मेन रूप से अरब सागर से लेके पूरा का पूरा यहाँ पे और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य फैला हुआ है। ये पतला है, इसका जो विड्थ है वो कम है कंपेयर टू जो पूर्वी घाट है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट की जो विड्थ है वो ज़्यादा है यहाँ पे इस वाले इलाके में, जबकि पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। यह उपजाऊ और समतल मैदान है जो समुद्र तट के आसपास तट पे पाए जाते हैं। पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। देखिए पहला उत्तर में कोंकण तट, इसके अलावा दूसरा है वो कन्नड़ तट, इसमें नहीं दे रखा है, और मालाबार तट। तो देखिए कोंकण तट कहाँ बोला जाता है, आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में इस पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे कन्नड़ तट, कन्नड़ का मैदान, ये मुख्य रूप से कर्नाटक वाले क्षेत्र में बोला जाता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में बोला जाता है। जबकि तीसरा है जो ये मालाबार तट, ये केरल वाले क्षेत्र में बोला जाता है, केरल के अंतर्गत। पूर्वी जो मैदान है समुद्र तटीय मैदान, इसका 2 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। कारोमंडल तट ये दक्षिण में है, देखिए कारोमंडल तट, और ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पूर्वी जो समुद्र तटीय है इसके अंतर्गत पूर्व में यहाँ पे उड़ीसा के अंतर्गत चिल्का झील है जो यहाँ पे पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, पूर्वी जो समुद्र तटीय मैदान है इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है और दक्षिणी भाग कारोमंडल कहलाता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार में। आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक वाला क्षेत्र कन्नड़ के तट के नाम से जाना जाता है, और केरल के अंतर्गत मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बीच बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पे डेल्टा पाए जाते हैं, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी प्रवाहित और उपजाऊ क्षेत्र हैं। देखिए इसके बाद अंतिम जो आता है वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह के अंतर्गत 2 हैं मेन रूप से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप आपके मालाबार तट के निकट अरब सागर में स्थित है, ये वाले क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। एक इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप कहते हैं। मिनिकॉय नीचे पाया जाता है, लकाद्वीप और अमिनद्वीप ये यहाँ पे पाए जाते हैं। लकाद्वीप
लक्षद्वीप, अमीनद्वीप, अमीनद्वीप द्वीप और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय इन 3 भागों में ये बटा हुआ है। बाद में 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 में। इसका जो क्षेत्रफल है किसका, लक्षद्वीप का, ये कितना है 32 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की कावारत्ती कैपिटल है, कावारत्ती ये प्रशासनिक कैपिटल है। इसके यहाँ पे लक्षद्वीप के अंदर एक पिटली द्वीप है, ये बात ध्यान रखिएगा, पिटली द्वीप है। इस पिटली द्वीप पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आ सकता है कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर क्या है पक्षी अभ्यारण्य, तो पिटली द्वीप पर अभ्यारण्य है। अच्छा, एक बात भी ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप किस रूप से बना हुआ है, मेन रूप से प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, प्रवाल नाम के जीव, यह जो विषुवत रेखा क्षेत्र में और इसके आसपास वाले हल्के गुनगुने पानी में डेवलप होने वाले जीव हैं, जो अपने खोल को उतार देते हैं। ये खोल लगातार जमाव होता रहता है इनका, और उससे प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप है। जबकि दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। अंडमान के अंतर्गत देखिए 3-4 पार्ट्स हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और आपका ग्रेट अंडमान, सॉरी लिटिल अंडमान। तो आपका कौन सा है, उत्तरी अंडमान। इसके अलावा आपका कौन सा है, मध्य अंडमान, है, एक है दक्षिणी अंडमान और एक है लिटिल अंडमान, इसमें जो दक्षिणी अंडमान है, इस पर इसकी कैपिटल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर। मैंने आपको बताया था जिस समय भारत के आकार स्थिति वाला टॉपिक बताया था, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, पृथक करता है। तो इसमें जो अंडमान के नीचे सबसे छोटा पड़ता है लिटिल अंडमान। जबकि निकोबार के अंतर्गत देखा जाए तो निकोबार द्वीप समूह में इसके भी 4 पार्ट्स हैं। पहला है कार निकोबार, दूसरा है आपका नानकोबरी, और फिर है आपका 2 और छोटे छोटे वो हैं, जिनमें एक है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और लास्ट में है ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। अगर आप चाहता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, तो आपका लिटिल जो अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, या सीधा सा है कि अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच में है। पूरे अंडमान निकोबार के अंतर्गत लगभग आपके इसके अंतर्गत लगभग 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। दूसरी बात क्या है, यह अंडमान निकोबार है निमज्जित पर्वत शिखर है, यानी पानी में डूबे हुए पर्वत शिखर हैं, जो क्या है थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। पर्वत शिखरों की, पानी में डूबे हुए पर्वत शिखरों की चोटियां हैं। इसके अंतर्गत एक और है, एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वेरन आइलैंड पर है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरन आइलैंड कहाँ पे है, आपका निकोबार द्वीप समूह में है। वेरन आइलैंड ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा आप। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है संपूर्ण अंडमान निकोबार के, वो है आपकी सैडल पीक। ये आपकी कहाँ पे है, ये उत्तरी अंडमान में है। जबकि जो निकोबार के अंतर्गत है वो है माउंट
व्हीलर, ये आपकी किस में है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 चोटियां हैं मुख्य रूप से, अगर आपसे कभी क्रम भी पूछे तो उसके बारे में, सबसे पहले उत्तरी अंडमान में सैडल पीक, ये सबसे बड़ी है। फिर दूसरे नंबर पे माउंट व्हीलर, माउंट डियो बोली, और चौथा है आपका माउंट कोयब, कोयोग। इसमें देखिए कि सैडल पीक आपके उत्तरी अंडमान में, माउंट थुइलर है जो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत है। इसके अलावा माउंट डियोवली, ये आपकी है मध्य अंडमान में, ये कहाँ पे, मध्य अंडमान में है। और आपकी माउंट कोयोग, ये आपका दक्षिणी अंडमान में है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे कभी भी मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा, गलत मत कीजिएगा। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मेरी आपको शुभकामना है। मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, डू हार्ड वर्क, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।